चलिए 28 अक्टूबर 2021 पॉलिटी की कॉपी निकाल लीजिएगा और शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी और एलिजा एम्पे साहब जो हैं इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लिखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई, 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिएंटल शिक्षा के बारे में बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। करीब 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था। तो 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको नोट डाउन करने हैं। लिखिएगा 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। नॉर्मली जब आप लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि 1813 में जो आपका चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत भारत में शिक्षा को बोल सकते हैं कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा अपडेट और कराया जा रहा है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो समिति में करीब 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। इस पॉइंट को ज़रूर लिख लीजिएगा। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एक ऐसा बोल सकते हैं कि टॉपिक है जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं लगभग से हर एग्जामिनेशन में, और अल्टरनेट पूछे जाते हैं। कभी पीसीएस में पूछ लिया गया, कभी समीक्षा अधिकारी में पूछ लिया गया।
कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, लेकिन ये पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतवासियों को अपने देश में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया संभव बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय न्यायालय के बारे में बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गेवियर थे। तो पता होना चाहिए इसके बारे में, लगभग से आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको लिखाया जाएगा तो आप लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया नेक्स्ट है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 1919 में 1919 में द्विसदनीय बनाई गई। देखिए सीन क्या था, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन जो था वो राज्य परिषद था, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट था। और तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से मैक्सिमम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। जो निचला सदन था वो केंद्रीय विधानसभा था, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे। तो तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः करीब 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित थे, 40 करीब मनोनीत होते थे, जिसमें से मैक्सिमम 26 सरकारी होते थे। तो वैसे तो इतना डीप में कभी नहीं पूछा जाता, और प्रीलिम्स में पूछा जाने की संभावना भी कम होती है इतना डीप में, क्योंकि हर एक टॉपिक का एक बोल सकते हैं कि दायरा होता है, उतने ही दायरे से पूछा जाएगा, और कंपटीशन भी आपका उसी दायरे पे होता है। अगर लीक से हट के क्वेश्चन बना है तो वो सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, किसी एक पर्सन के लिए नहीं। जैसे इस बार आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर आप देख सकते हैं, लीक से थोड़ा सा हट के था। रीज़न क्या था, उसमें कुछ नई चीज़ें ये आई थी कि कुछ अल्टरनेट चीज़ें पूछी गई थी जो नॉर्मली नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उतना ज़्यादा डीप में जाकर कोई पढ़ाई कर नहीं सकता है, इसी वजह से मेरिट आपकी देखिए नीचे चली गई। पहले दिन मैंने ऑलमोस्ट 92 के आसपास बताया था, जो मुझे लगा था कि 92 के आसपास आपकी मेरिट जाएगी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताया कि मेरिट आपकी थोड़ी सी नीचे जा सकती है, जिस प्रकार से है। और एक पॉइंट इसमें यह भी है कि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके मार्क्स अभी भी ऑन द टॉप हैं, उसी रेंज में चल रहे हैं, 90 95 आपकी क्लास कहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, जब रिजल्ट आएगा तो मैं डिस्क्लोज़ करूंगा कि कौन से टॉप पे हैं, मतलब 100+ भी लोगों के मार्क्स हैं, 100+ जो क्वेश्चंस हैं वो सही हैं। तो ये एक रेगुलर बेसिस पे जब आप काम करते हैं तो बहुत आराम से वहाँ तक अचीव कर जाते हैं। खैर, ये सारी बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। वैसे राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो आर्टिकल 123 में आता है। लिखिएगा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। भारत सरकार अधिनियम 1935 की शक्ति प्रेरित है, की शक्ति से प्रेरित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां
गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है, देखिए 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में और बहुत बार बातें भी होती हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है और इस अधिनियम के जो मुख्य उपबंध हैं इस प्रकार हैं, जैसे बोल सकते हैं संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सारे के सारे हैं। तो अगर इसको एक सारांश के थ्रू आपको लिखना हो तो इस पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है 1934 के बारे में लिखिएगा। वर्ष 1934 में ही, वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का, भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार, सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछें, इसके बारे में बात करें तो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखिएगा, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य, इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर साहब थे, और ए.वी. अलेक्जेंडर साहब थे। और ए.वी. अलेक्जेंडर साहब थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। नेक्स्ट है, एक डेट आती है 22 जनवरी 1947, ये डेट ही डायरेक्टली पूछी जाती है, एग्जैक्टली हुआ था क्या था इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं हम लोग। 22 जनवरी 1947 की बात है। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया
उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य जो है प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। लिखिएगा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन हुए थे। इसके बैकग्राउंड पे हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को करीब 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि जो थी 165 दिन थी और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समेवित हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर साइन किए गए। तो लिखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 12 मत लिखिएगा, 11 लिख लीजिएगा। 11 अधिवेशन हुए। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत की संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो इसी तिथि को हुई थी और तिथि ही डायरेक्ट पूछी जाती है। लिखिएगा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी 1950 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय, बेनेगल नरसिंह राव मतलब बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। नेक्स्ट है संविधान सभा के तृतीय वाचन के बारे में बात करें तो संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन जो है 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। देखिएगा, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन, 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ, 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 तक चला। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण स्वराज के बारे में बात करें
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग से एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, इसको पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प भी लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि है, इसको एक अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये स्टोरी है आपकी 15 अगस्त और 26 जनवरी की। तो स्टोरी के बारे में भी पता होना चाहिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे नहीं जाते आपके एग्जामिनेशन में, लेकिन मेंस के टाइम पे ये आप डाल सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन की ज़रूरत है ये। तो मेंस में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, फंसता है इस टाइप से, तो वहाँ पे ये आप डाल सकते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। ये नॉर्मली कोई एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है, क्यों नहीं मनाया जाता, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट है जब स्वतंत्रता हो गई, तो इवन स्वतंत्रता के टाइम पीरियड पे भी लास्ट स्टेज पर गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया चाहिए। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इसके होते हुए कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है, तो इस वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ किया था। तो लिखिएगा इस पॉइंट को। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट जो है ग्रैनविले ऑस्टिन का था। तो सामान्यतः ये बहुत नॉर्मल है। ग्रैनविले ऑस्टिन लगभग से सारी किताब में अभी आपको मिल जाता है और नॉर्मली ये पता भी होता है ग्रैनविले ऑस्टिन के बारे में। इस पॉइंट को इस तरह से आप लिखिएगा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह स्टेटमेंट उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष के बारे में लिख लीजिएगा। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए समितियां तो बहुत सारी थी, अध्यक्ष भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है
और एक चीज़ मैं फिर से बताऊं, क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने इस चीज़ के बारे में जिक्र किया कि कंपटीशन आपका उन्हीं चीज़ों पर होगा जो ऐसी चीज़ें होंगी जो किताबों में मिलेंगी। सारी किताबों में कोई भी किताब हो लगभग से मिल जाएंगी, उस पर कंपटीशन होगा। उस पर कभी नहीं होगा जो किताबों में है ही नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया। नॉर्मली इस पेपर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पीसीएस प्रीलिम्स का हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली आपको किताबों में नहीं मिलेगा और लोग अनदेखा भी करते हैं कुछ क्वेश्चंस को इस टाइप के। तो कंपटीशन उस पर नहीं होगा क्योंकि उसको जानने वाले कितने लोग होंगे, बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं। कंपटीशन उस पर होता है जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लॉजिकल हैं, वो आनी चाहिए और वो आपने गलत कर दी, तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। मैक्सिमम लोग आपको इसी रेंज में क्यों दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पे मेरिट है। रीज़न उसके पीछे क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि सारे लोगों को तैयारी का स्तर वही होता है। बस ये है कि जिसने बहुत अधिक प्रैक्टिस की है, जिसका रिवीजन बहुत अच्छा है, जिसने करंट ओरिएंटेड जीएस को पढ़ा है, वो फेल नहीं होने वाला है। चले आगे लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक नियम समिति लिख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के बारे में कुछ पॉइंट्स भी हैं, वो भी लिख लीजिएगा क्योंकि प्रारूप समिति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो पूरा टॉपिक हम लोगों को लिखने की ज़रूरत है। लिखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में, प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य थे। ये थे गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्र, और डीपी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है झंडा समिति के बारे में बात करें तो झंडा समिति से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला तो है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे तथा 6 सदस्य जो थे उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरिदकर और पट्टावी सीतारामैया साहब थे। और दूसरा एक तदर्थ झंडा समिति है। इसका गठन भारतीय जो संविधान निर्मात्री परिषद है उसने 23 जून 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा इसके जो अन्य सदस्य थे उनमें अबुल कलाम आज़ाद थे, सरोजनी नायडू जी थी, सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी साहब थे, अंबेडकर साहब थे। तो नॉर्मली जो पूछा जाता है वो झंडा समिति के बारे में ही पूछा जाता है और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है। लिखिएगा, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिसको जेबी कृपलानी दे देती हैं क्योंकि एक बार गलतियां हो गई सुधार कोई करता नहीं, अपडेशन कोई करता नहीं। और जेबी कृपलानी एकदम गलत उत्तर है क्योंकि ये कहीं पे भी नॉर्मली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
आप बेस बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जेबी कृपलानी नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं जहाँ पे आपको जेबी कृपलानी ही नज़र आएगा। तो झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका सही उत्तर होगा। इसी को आपको सही मार्क करके चलना है। चलिए 28 ऑफ अक्टूबर 2021 हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास के लिए इतना ही।